वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने सेल के ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल की वैल्यू के कैसे कंसीडर करते हैं उसके बारे में जाना, एज वेल एज सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, साथ ही साथ रिड्यूसिंग पावर ऑफ सेल या ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ सेल, इन सारी चीज़ों को जाना। और इसी के बिहाफ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें भी वीक और स्ट्रॉन्ग, इन सब का क्लासिफिकेशन को प्रिडिक्ट करना सीखा। मतलब एक ही वीडियो में ना हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया है। आज इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ननस्ट इक्वेशन, या इसको नस्ट इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली एन जो रहेगा वो साइलेंट कर दीजिएगा। बात यह है कि एक्चुअल में ये इक्वेशन हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है। इसका मेन वजह यह है कि जब आप पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे ना, तो उस दौरान आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कंसीडर कर रहे थे। बट ऐसा तो हमेशा नहीं होगा कि आपको स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर या 1 बार प्रेशर या 1 atm प्रेशर पे ही वर्क करना पड़े। अलग कंसंट्रेशन, अलग टेम्परेचर पर भी तो हमारा सेल वर्क करता है ना। तो उस समय जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो कौन कैलकुलेट करवा के देगा? नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कहाँ से आया, तो इसके डेरिवेशन को समझिएगा। इसके लिए हम लोग वही लॉ यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा फैमिलियर रहा है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम रही हैं, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक के लॉ। तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ से आप सब, फर्स्ट लॉ बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक में आपने गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज तो पढ़ा ही है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, आप सबने पढ़ा है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ QC। यहाँ QC क्या है? तो भैया रेट क्यूशेंट है। QC क्या है? रेट क्यूशेंट। जैसे मान लीजिए अगर मेरा A से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर कुछ बन रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, उस समय अगर मैं पूछूं QC क्या आएगा, तो आप साफ साफ बोलेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यही QC इक्विलिब्रियम पे क्या बनता था? KC, जिसको आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टरों में जगह जगह यूज करते थे, है कि नहीं? याद आ रहा होगा आपने। एक पिछले क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा और फॉर्मूला बताया था कि ये जो डेल्टा जी नॉट होता था वो एक्चुअल में क्या आ जाता था? NF इंटू ई नॉट ऑफ सेल। नॉट का मतलब ही समझ जाइए कि आप कहाँ खड़े हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे, ठीक, और कंसेंट्रेशन भी मोलर कंसेंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं। तो जब ये डेल्टा जी नॉट NF इंटू ई नॉट से ला रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हम कितना लेंगे? -NF इंटू ई सेल। तो एक काम कीजिए, इसको उठा के आप पुट कर दीजिए। तो जस्ट सिंपली आप जब पुट करेंगे तो ये हो गया -NF इंटू ई सेल। यहाँ ई सेल का मतलब आप समझिए, ये जो डेल्टा जी है ये एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के लिए वैलिड है ना, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और ये कब के लिए वैलिड होता है? केवल स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब उस समय टेम्परेचर कितना लेंगे? अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। और प्रेशर कितना लिया जाता है? 1 atm। कंसंट्रेशन भी मोलर कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं। तो किस समय ये वैलिड है, किस समय ये वैलिड है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें आप इसको ऐड कर रहे हैं तब आप इसको पा रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा फर्क है दोनों में। हम फिलहाल डाटा पुटिंग का काम कर रहे हैं। तो दिस इज गेन -NF इंटू ई नॉट ऑफ सेल, क्योंकि डेल्टा जी नॉट था ना, प्लस 2.303 RT log ऑफ QC। इजी। एक काम कीजिए डियर स्टूडेंट, आप सबको ना -NF से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सब में मैं -NF से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ भी मैंने -NF से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। एक लाइन मैं थोड़ा सा बचा लिया हूँ, आप लोग इसको अलग अलग लाइन में लिख लेना। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से सीधे सीधे पाएंगे कि जो ई सेल है वो यहाँ पर क्या आने वाला है? ई नॉट सेल। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया? माइनस। दिस इज 2.303 RT अपॉन में NF log ऑफ QC। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों में प्रैक्टिस किया है। QC का मतलब ही क्या है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। R की वैल्यू आप सबको याद ही होती है। R की वैल्यू आपने लास्ट ईयर जगह जगह यूज की थी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक। टेम्परेचर आपको कितना लेना है भैया? 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन, वेरी इजी। और F 1 फैरड
चार्ज की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आती है 96,500 कूलम। ये छोटी छोटी बातें तो हमने पहले से भी जानते ही हैं। जब मैं ये पूरा वैल्यू पुट करूंगा ना, एन तो वेरिएबल रहेगा, एन एक्चुअल में क्या रहेगा, तो जब आप किसी सेल के केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में जब रखेंगे उस समय आइदर लेफ्ट, भाई कोई भी जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है ना वो चार्ज के अकॉर्डिंग भी बैलेंस रहता है, एटम्स के अकॉर्डिंग भी बैलेंस रहता है, या आयंस के अकॉर्डिंग भी बैलेंस रहता है, सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए। तो जब वो बैलेंस होता है तो उस समय चाहे लेफ्ट का चार्ज या राइट का चार्ज आप कंसिडर करना, वही आपकी वैल्यू एन होगी। ठीक, अभी सवाल बनाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो मेरे पास 2.303 आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है। जब मैं ये पूरा डाटा रखूंगा ना तो ये पूरा डाटा रखने से मुझे एक रिजल्ट मिलेगा और ई सेल की फाइनली वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, क्या है, वेरिएबल है, लॉग ऑफ क्यू सी। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ ई सेल। ई सेल क्या है, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब, एट एनी रैंडम कंडीशन। और ई नॉट सेल क्या है, सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये फर्क है, इन चीजों का आप लोग नोट कीजिए कहां से आता है ननस्ट इक्वेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल को आपको पुट करके सॉल्व करना है ना। और हमारा ये प्रयास रहेगा ना, देखो कभी भी पढ़ाई की जाती है ना तो पढ़ाई दो लेवल की होगी। पहले आप चीज़ों को सही बनाना सीखेंगे, देन आप चीज़ों को तेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया में कोई भी एग्जाम देते हैं ना उसमें टाइम लिमिट होती है भाई, 3 आवर में ही आपको अपने अंदर का पूरा पोटेंशियल शो करना है। तो भैया सही बनाना तो पहले सीखो, उसमें समय लगेगा क्योंकि आप चीज़ों को सीख रहे हैं। लर्निंग हमेशा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट उसके बाद यही ननस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन मैं आपसे 10-10 सेकेंड के अंदर सॉल्व करवाऊंगा। पर पहले हम बनाना सीखेंगे, देन हम तेज बनाना सीखेंगे। और जब टाइम के साथ पढ़ाई होती है ना तब तो फिर सक्सेस होना ही है। चलिए इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल हमारे बीच में है। इस सवाल में क्या दिया है कि एक सेल है, उसका कुछ एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें Zn मतलब ये सॉलिड स्टेट में है और सिल्वर आयन क्या है, एक्वस फॉर्म में है, उससे Zn+2 और Ag बन रहा है। उनके स्टेट मेंशन किए हुए हैं। आपको सवाल में आगे वर्ड्स में दिया था, मैंने डाटा में लिख दिया है कि Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास वो 0.1 मोलर है और सिल्वर आयन का कितना है भैया, 10⁻³ मोलर। इजी। आगे आपसे ये कह रहा है कि जो Zn है, जिंक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे, क्योंकि +2 से आप 0 चार्ज पे जा रहे हैं ना, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 वोल्ट। और सिल्वर का भी क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में हमको कैसे ऑपरेट करना है ये बातें हमने पहले भी सीखी हुई हैं पिछले लेक्चर में। तो दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। आपसे डिमांड किया है ई नॉट सेल लाइए, क्यूसी की वैल्यू लाइए और ई ऑफ सेल लाइए। तो सबसे पहला काम तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा ई नॉट सेल लाना। ई नॉट सेल आप सबको पता है, मैंने हमेशा से ही आपको बोला है कि आप किताबी फॉर्मूला को मत यूज़ करना, कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड मत लगाना, आप अपनी सोच को लगाना। एक सेल के अंदर हमेशा 2 हाफ सेल रिएक्शन होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। तो हमको वही पर करना है कि अगर सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में चाहिए तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन और रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है कि सिल्वर का हो रहा है, तो वो बताएगा आपको ये केमिकल रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं, आप जिंक से जा रहे हैं Zn+2 मीन्स 0 चार्ज से +2 चार्ज जा रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसलिए केमिकल रिएक्शन मस्ट है ना। और सिल्वर में आप देख रहे हैं +1 से आप कहाँ जा रहे हैं, 0 जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी नेचुरल एलिमेंट का या नेचुरल गैसेस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही कंसीडर किया जाता है। तो ये है हमारा रिडक्शन प्रोसेस, +1 से 0 गए, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, सिल्वर रिड्यूस हुआ है। तो ऑक्सीडेशन मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर आप Zn से कहाँ जाएंगे, Zn+2 जिंक का ऑक्सीडेशन, प्लस ई नॉट ऑफ सिल्वर का रिडक्शन मतलब Ag+ से कहाँ जाना है, Ag।
एक बात और है कि ई नॉट सेल लाते समय जो इसके मोल्स हैं उसको आपको नोटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मैंने पहले ही बताया है, जो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करती। तो प्यारे बच्चे, यहाँ से आप लोग डाटा उठा के कलेक्ट करके रखिए। आप देख पाएंगे कि आपको चाहिए Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, और ये क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। मैंने आपको पहले ही ये बात बोली थी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा इक्वल होती हैं, बस उनके सिंबल अलग होते हैं। तो भैया ये जो -0.76 है Zn+2 से Zn जाने का, अब अगर मुझे Zn से Zn+2 जाना होगा तो वो क्या हो जाएगा, +0.76 वोल्ट प्लस। यहाँ हमें कहाँ जाना है, Ag प्लस से कहाँ जाना है, Ag, और दिया भी किसका है, Ag प्लस से Ag, मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर चाहिए और हमें मिला भी है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। तो हम फाइनली उसको पुट करेंगे और हमारा ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू इजीली कंसीडर हो गई, कितना, 1.56 वोल्ट। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, और इतना सॉल्व करना हमने लेक्चर नंबर 2 मतलब इसके पीछे वाले वीडियो में भी सीखा ही है। अब हमको थोड़ा सा नया काम क्या करना है, QC लाना है। देखो QC हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहां पर एक अच्छी चीज आपको सीखने मिलने वाली है, ध्यान देना, पुरानी यादें ताजा होंगी, ठीक। प्रोडक्ट में कौन है, तो आप सब साफ साफ देख पा रहे हैं, सर जिंक आयन है और साथ में उसके कौन है, सिल्वर, जो किस फॉर्म में है, सॉलिड, डिवाइडेड बाय। रिएक्टेंट में कौन है, रिएक्टेंट में है आपका जिंक जो सॉलिड स्टेट में है, और सिल्वर प्लस है, उसकी पावर में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। KPKC लास्ट ईयर सॉल्व करते थे ना, तो जो सामने स्टाइकियोमेट्री रहती थी, नंबर ऑफ मोल्स रहते थे, वो उसका क्या बनते थे, पावर्स बनते थे। सिंपल सी बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ से एक चीज समझिए, ये जो सिल्वर है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, ये जो जिंक है ये भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और हम सबको ये बात पता है कि किसी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा कितना कंसिडर किया जाता है, 1। ये बात आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी हुई है। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 1। जिंक की जगह भी मैं क्या पुट करूंगा, 1। तो QC की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी, जिंक Zn+2 की पावर में कितना, 1, क्योंकि इसके सामने 1 मोल था, और Ag प्लस की पावर में कितना हो जाएगा, 2। आप डाटा पुट कर दीजिए। Zn+2 का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर मेंशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, मतलब 10 की पावर -1, और Ag प्लस का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास दिया था 10 की पावर -3 मोलर, पर उसकी पावर में क्या जाएगा, 2। तो व्हेन यू सॉल्व दैम, आप सिंपली पाएंगे QC की वैल्यू इतनी आ रही है, इसको ऊपर लेकर चले जाइए तो ये हो गया 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 6। नाउ और QC इज 10 की पावर 5 यूनिट या मोल पर लीटर, जो भी है, इसकी यूनिट भी नहीं है, चलिए हटा दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग ई नॉट सेल और QC तो ला लिए। यहाँ तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम पे जाना है, और वो है ई सेल का कैलकुलेशन करना। तो चलिए, ई सेल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नर्नस्ट इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। करते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। 2 इंपॉर्टेंट डाटा हमारे आ चुके हैं, उनको हाथ में रखना है, और डायरेक्टली चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ मैं QC की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कितना, 10 की पावर 5। इसको हमको यूज करना रहेगा, इसी को हटा रहा हूं मैं, ई सेल लाने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट। तो ई सेल के लिए हमको क्या करना है भैया, पूरे सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन करना है। उसी लिए तो नर्नस्ट इक्वेशन आता है, जो क्या होता था, ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ QC। डाटा तो आपको सारी पता चल चुकी है। ई नॉट सेल कितना है भाई, 1.56 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। n कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने पहले ये बोला कि जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक, उसमें जो चार्जेस आ रहे हैं आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, वही आपकी n की वैल्यू है। तो यहाँ आप चेक कीजिए 0, और यहाँ पर +1 चार्ज है, ऐसे कितने 2 हैं, 2 हैं, तो टोटल चार्जेस कितना है, +2। राइट साइड भी देखिए कितने चार्जेस आ रहे हैं, +2। दैट मीन्स कि यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो मैं यहाँ n की जगह पे क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। आसान है n की वैल्यू लाना। n की वैल्यू और QC की वैल्यू, दोनों वैल्यू कहाँ से आती हैं, केमिकल रिएक्शन से। तो अगर सवाल में केमिकल रिएक्शन दिया है तो अच्छी बात है, और अगर कई बार नहीं भी दिया रहेगा तो आपको केमिकल रिएक्शन तो पहले फॉर्म करना पड़ेगा।
क्योंकि उसके इक्वेशन से ही आपके 2-3 डाटा आप लोग कंसीडर कर पाओगे। ठीक, चलिए लॉग क्यूसी की वैल्यू तो मैंने अभी अभी ला रखी थी 10 की पावर 5, आप यहाँ पुट कीजिए, दिस इज 1.56 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, 10 की पावर 5। आपको पता है लॉग में जो पावर रहता है वो तो कूद के सामने आ जाता है, तो 10 की पावर 5 को मैं 5 log 10 लिख सकता हूँ, और log 10 की वैल्यू हमेशा से कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है। तो ये हो गया 1.56 माइनस, एक काम कीजिएगा बच्चों, ये जो बड़ा सा कैलकुलेशन है ना, ऑब्वियस सी बात है पॉइंट लगाया तो मैं अप्रोक्सीमेशन में आंसर लूंगा, और आप इस 0.0591 को क्या 0.06 लिखोगे, स्वाभाविक सी बात है, एक डिजिट अगर पहले जा रहा हूं तो लास्ट नंबर 5 से बड़ा है तो पीछे का नंबर 1 बढ़ा दिया गया, और तो कुछ कर नहीं रहा है, और ये हो गया 5, log 10 की वैल्यू हो गई 1, मल्टीप्लाई करने से भी उतना ही आना है, तो ये हो गया 1.56 माइनस 0.03 इंटू कितना ले लिए 5, ये कैंसिल हुआ ना। ठीक, तो ये हो गया 1.56 माइनस 0.15, व्हेन यू सॉल्व दैम तो ये हो गया 1, ये 4, 1.41 या 1.42 वोल्ट के आसपास आप लोग का पूरे सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी एट एनी कंडीशन। तो आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसकी जगह पे 0.06 ले सकते हो, उसमें क्या होगा कि कैलकुलेशन इतना सिंपल हो जाएगा कि आपको किसी बड़े बड़े कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील कर पाएंगे। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, इस सवाल में हमको काफ़ी कुछ सीखने मिला। फिर एक अच्छा नया सवाल लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, एक और नया सवाल। इस बार सवाल में ना केमिकल रिएक्शन दिया नहीं है, मतलब कुछ नया हम लोग को सीखने मिलने वाला है, पहले से थोड़ा अलग होने वाला है। क्या दिया इस बार ना, सेल के फॉर्म में इस सवाल को रिप्रेजेंट किया है कि जिंक से Zn+2 बन रहा है, उस समय उसके आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो 2 मोलर है। ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके लेफ्ट में आप सबको पता है एनोड होता है, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। सॉल्ट ब्रिज के राइट में क्या होता है कैथोड, और यहाँ क्या होता है रिडक्शन का प्रोसेस। और आयंस के कंसेंट्रेशन रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, बाकी जो इलेक्ट्रोड है वो तो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड का कंसेंट्रेशन हमको तो वैसे भी पता है 1 मोलर ही लेना है, तो उसका तो टेंशन है ही नहीं। आपसे आगे में इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, Zn+2 से Zn जा रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये उसका कैसा पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। और Cu+2 से भी Cu जा रहा हूँ, मतलब ये भी कैसा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। वो आपको हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आपको एनोड कैथोड ऐसा सब मानने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि एक ऑक्सीडेशन करेगा, एक रिडक्शन करेगा। कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन करेगा, इस चीज़ को पहचानने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप केमिकल रिएक्शन को बनाइए पूरी तरह से बैलेंस करते हुए, इधर आप यहीं से जस्टिफाई कर सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोड होता है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होना होगा और कॉपर का रिडक्शन। कई लोगों को लग रहा है सर सीधे सीधे दिया भी, तो कई बार क्या होता है बच्चे ना इसको पलट देता है, आपको कंफ्यूज करने की वो भरसक कोशिश करेगा, इसलिए कॉन्सेप्चुअल मैच्योरिटी रखिए, कभी कंफ्यूज मत होना। आज पहला ही क्वेश्चन हमसे बोल रहा है राइट सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में हम पहले आते हैं एनोड पर। एनोड के लिए आप सबको पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होना है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होना है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि हमको हमेशा 2 स्टेप में पढ़ाई करनी है। पहला हम चीज़ों सीखें और देन हम तेज बनाएं। तो पहले सीखते हैं। तो एनोड पे आया, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब Zn से क्या बना भैया, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे कैथोड पर, क्योंकि एनोड कैथोड दोनों मिला के ही तो कंप्लीट सेल बनना है। और यहाँ जो प्रोसेस होता है वो होने वाला है रिडक्शन का, जहाँ Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल या कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। आपको जब भी पूरे सेल की बात करनी है, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आने चाहिए ना, कंप्लीट सेल रिएक्शन होना चाहिए। दैट टाइम आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनाना है, और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के स्टेप्स नहीं रहते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, आप इसका एलसीएम लेंगे तो भी 2 ही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं। बाई चांस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आते और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आते, तब एलसीएम लेते, फिर किसी इक्वेशन में किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करते, देन उसको बैलेंस करने की कोशिश करते। यहाँ तो चीज़ें आसान है।
दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, सीधे ऐड कर दीजिए। जब आप डायरेक्टली ऐड करेंगे लेफ्ट वाली चीज़ें लेफ्ट में आके ऐड हो जाएंगी, +2 इलेक्ट्रॉन, और राइट वाली चीज़ें राइट में चले जाएंगी। इसका मतलब Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर सॉलिड, सिंपल कॉपर सॉलिड, ये ऐसा है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल। हमें पहला ही सवाल जब पूछा गया था कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनाइए, तो वो हमको अब मिल चुका है। ये है हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब एक बार बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आते ही प्यारे बच्चों आपको n की वैल्यू मिल गई, उसके लिए क्या कंसीडर कीजिए, किसी एक साइड के पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर दीजिए। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है +2 चार्ज आने के कारण n की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2 हो चुकी है। नेक्स्ट आगे हम मूव कर रहे हैं, हमको चाहिए ई सेल, बट ई सेल लाने के लिए आप पहले ई नॉट सेल लाएंगे। ई सेल कभी भी लाना हो तो उसको डायरेक्ट निकालने जाना ही नहीं है ना, पहले ई नॉट सेल लाना है। ई नॉट सेल हमेशा कैसे आता है, ई नॉट सेल आता है आपका ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल एज वेल एज रिडक्शन की पोटेंशियल को ऐड करने से। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन साफ साफ दिख रहा है, जिंक का हुआ है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ ये रिडक्शन है, RED लिखा गया है, रेड हो गया है वो। तो आप जिंक का ऑक्सीडेशन कीजिए, उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसीडर करना, और कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करना। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में जिंक का क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल। जल्दी देखो, Zn+2 से Zn जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें चाहिए Zn से Zn+2 जाना, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं सामने का डाटा चेंज कर दूंगा, -0.76 को +0.76 कंसीडर करूंगा। प्लस कॉपर, देखिए कॉपर का लाना क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, अभी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, ये जैसा है वैसा ही सीधे सीधे यूज कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 0, 7, 3, 10, तो ये 1.10 वोल्ट आपका क्या आ गया, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक बार ई नॉट सेल मिल गया हमको, अब हम किसके लिए मूव करेंगे, हम अब मूव करेंगे हमारे ई सेल की वैल्यू के लिए। तो चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। बाय बाय, ये इतना पार्ट हट गया। चलिए नेक्स्ट है ई सेल। ई सेल के लिए हम नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे या नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे, और वो क्या कहता था उसके लिए तो वैल्यू ही आपको पता है कि भैया स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है -0.0591 n, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ QC। सारी चीज़ें आप लोग सिंपली यहाँ पुट करते जाइए। इसकी वैल्यू आपने ला रखी है 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हमने ला ली है कितनी, 2 log ऑफ QC मतलब आप केमिकल रिएक्शन में आइए, इसमें जो आयंस आए हैं प्रोडक्ट के आयन, प्रोडक्ट में कौन है Zn+2, सामने मोल्स कितने हैं 1, तो पावर में 1 लिखने से कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला है। एज वेल एज कॉपर तो सॉलिड है, इसका तो आप लो मत क्योंकि उसका कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली 1 लेना है, तो छोड़िए उसको। नीचे कौन आया Cu+2 आयन, इसकी भी स्टोइकियोमेट्री है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, तो इसकी पावर में भी 1 जाएगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। चलिए देखिए आप डाटा को पुट कीजिएगा, दिस इज 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ जिंक आयन का कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन था ना, ये देखिए कितना है 2 मोलर, तो मैंने 2 रख दिया डिवाइडेड बाई कॉपर आयन का भी कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.5 मोलर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे दिस इज 1.10 माइनस, इसको फिर से मैं क्या एज्यूम कर लूंगा 0.06, वही अपना निंजा टेक्निक लगाइए फिर से log। अच्छा ये देखो ये 2.5 को मैं 1/2 लिखूं, ये पलटी मार के ऊपर आके क्या कर देगा 4 कर देगा, और 4 क्या है 2 की पावर 2 है, 4 क्या है 2 की पावर 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1.10 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2, 4 को मैं 2 इंटू log 2 लिखूंगा, और या ऐसे सीधे सीधे log 4 की वैल्यू ही आप जान लीजिए, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, बिकॉज बेस कितना है 10 है, तो log 4 कितना होने वाला है 2 टाइम्स log 2 मतलब 0.6020। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सीधे सीधे 0.03 मल्टीप्लाई कराइए उसमें, तो फाइनली यू गॉट 1.10 माइनस, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 0.60, कितना आ रहा है ये 0.60 है, तो ये 8 तो 0.18। इसको जब आप इससे
माइनस कर देंगे तो आपको फाइनली इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाने वाला है। 1 मिनट, ये आपका 0.018 आएगा। आगे का मैं डाटा नहीं ध्यान दे रहा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली मान लीजिए ये इसको 1.00 कर दिया, 100 में से 18 गया तो 0.92 वोल्ट के आसपास आपका ई सेल की फाइनल वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है। बाकी तो ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक है। तो आपको सॉल्व करने इजीली आया और फाइनली आंसर आप अचीव कर पाए। हो सकता है इसके आसपास का आंसर आए, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है 0.0591 को सीधे 0.06 मान लिया है। जब हम अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं तो कैलकुलेशन वर्क तो इजी हो जा रहा है, बट थोड़ा बहुत आंसर डिफर कर सकता है, उसका टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, आप नोट कीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 100 में से 18 गया ना, ये तो 82 बचेगा, तो 1.082 वोल्ट हमारा एक्चुअल में आया। ठीक है, देख लेना सॉल्व करके। थोड़ा सा मैं सीधे यहीं से देखो, 100 में से 18 गया, 82 आया, बात खत्म। ठीक, चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में ना आपको ई सेल लाना है। ई सेल लाने के पहले आपको ई नॉट सेल लाना पड़ेगा, क्यूसी की वैल्यू लानी पड़ेगी। और ई नॉट सेल तो चलो ठीक है, इजीली ला सकते हो, बट उसके लिए भी या क्यूसी की वैल्यू को या एन फैक्टर को फाइंड करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी तक तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस जब भी कर रहे थे तब हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर सम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करके ऐड वैड करके उसके बाद करते हैं। यहाँ चलो मैं आपको एक ज़बरदस्ती सिखा रहा हूँ, वन सिंगल लाइन में हमारा केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा, क्योंकि बहुत सारा समय बचाएगा ना, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो समय का ही खेल है पूरा। ठीक, तो आप बिना पेन उठाए भी एन की वैल्यू को कंसिडर कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन भी बना सकते हो। आप बस यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके लेफ्ट में क्या होता है, एनोड। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन, मतलब Al से मैं कहाँ गया, Al+3 गया। और राइट वाला पार्ट होता है कैथोड। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, मतलब मैं Na+2 से कहाँ जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, निकल जा रहा हूँ। चलिए ध्यान से आप क्या कीजिए, आप बस एक सिंपल सा कोड यूज कीजिए कि यहाँ है +2 चार्ज और यहाँ है +3 चार्ज, +2 +3 का आप एलसीएम लीजिए। कितना आया, 6। जो आया वही है n की वैल्यू, कितनी हो गई, 6। और n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, n की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज 6 आया है और यहाँ +2 चार्ज है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए कि यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। सिंपल। और अगर इस निकल के सामने 3 है तो यहाँ भी 3 है। सिमिलरली यहाँ का भी चार्ज, राइट साइड का भी चार्ज कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। दैट मीन्स कि यहाँ +3 चार्ज है तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम के आयंस होने चाहिए और यहाँ भी क्या लगना चाहिए, 2। हो गया केमिकल रिएक्शन बैलेंस। आसान है, वन सिंगल लाइन में आप चीज़ों को बैलेंस किए, एन की वैल्यू भी ला लिए। अब हम चलो आ जाते हैं ई नॉट सेल लाने। ई नॉट सेल आप सबको पता है क्या होना है, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ई नॉट ऑफ रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है तो साफ साफ दिख रहा है, एल्यूमिनियम से +3 जा रहा है, ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। Na+2 से 0 जा रहा है, मतलब ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। दैट मीन्स कि आप साफ साफ यहाँ पुट कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन की जगह पे आपको Al से Al+3 जाना है, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना है, और निकिल का क्या यूज करना है, निकिल का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। चलिए अब क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिए। तो जो डाटा गिवन है, यहाँ निकिल का तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेना भी वही है, बट एल्यूमिनियम का भी क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, और मुझे एल्यूमिनियम का चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब ये दिया है Al+3 से Al जाने का पोटेंशियल, और हमें चाहिए Al से Al+3 जाने का, तो वो कितना हो जाएगा, वो +1.66 वोल्ट हो जाएगा। आया समझ में, डाटा पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये 1.66 प्लस Na+2 से Na जाने का कितना दिया था, बिल्कुल उतना ही दिया है, Na+2 से Na। ये जैसा है इसको आप डायरेक्टली वैसा यूज करेंगे ना, तो माइनस है तो माइनस लेके ही करना। अभी आप पुट कर रहे हो, चीज़ों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस हो गया, 0.25 सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 4, तो दिस इज 1.41। ये मेरा क्या आ गया, ई नॉट सेल का वैल्यू।
एक बार ई नॉट सेल तैयार हो जाने के बाद आप लोग सीधे किस में जाते हैं, ई सेल लाने। ई सेल के लिए फॉर्मूला ही नेक्स्ट इक्वेशन याद आ रहा है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग ऑफ क्यूसी। डाटा पुट करते जाइए, ई नॉट सेल की जगह पे 1.41। अब तो बस चीज़ें बड़ी आसान होने वाली है। इसकी जगह पे अभी ऐसा रखते हैं, एन की जगह पे मैंने ला लिया है वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, 6 है। चलिए 6 रख दिया। लॉग ऑफ क्यूसी, ध्यान दीजिएगा इस बार, ठीक। हमने बैलेंस किया है रिएक्शन को, इसीलिए क्यूसी यहाँ से लेना आसान पड़ेगा। आप प्रोडक्ट में बस देखिए, तो प्रोडक्ट में कौन आया है, केवल आयन लेना ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है वो तो सॉलिड है और सॉलिड का कंसंट्रेशन आप 1 लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। पर हाँ, एल्यूमिनियम आयन के मोल्स कितने हैं, 2, दैट्स वाई इसकी पावर में कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में कौन है, निकिल आयन है, ठीक। तो निकिल आयन Na+2 की पावर में क्या करना, 3। आप हमेशा कभी भी सवाल सॉल्व करना ना क्यूसी लेकर ही बनाना। किताबों में ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिडक्शन का कंसंट्रेशन, या कुछ किताब में पढ़ोगे सामने प्लस लगा के रिडक्शन बाई ऑक्सीडेशन, वो कंफ्यूज ही बस करेगा। आप सिंपली रिएक्शन बैलेंस करो, क्यूसी क्या होता है आपको पता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, उसी को लो, आगे बढ़ो, ठीक है। कभी नहीं सवाल गलत होगा, गलती से गलत नहीं होगा। तो ये हो गया 1.41 माइनस, इसको मैं हमेशा की तरह 0.06 मानूंगा डिवाइडेड बाई 6। बड़ा प्यारा होने वाला है ना कैलकुलेशन, सीधे सीधे कैंसिल होगा। लॉग Al+3 का कंसंट्रेशन दिया था, मतलब ये कितना है, इसको ध्यान से देखो तो ये 10 की पावर -3 मोलर है। तो मैं यहाँ पर पुट किया 10 की पावर -3 की पावर में क्या, 2 डिवाइडेड बाई Na+2 कितना है, 0.5 चलिए पुट कर देते हैं, को 1/2 भी लिख सकता था। अच्छा, Na+2 की पावर में कितना डालना है भाई, 3 डालना है, तो 3 कीजिए। दिस इज 1.41 माइनस 0.06/6 लॉग ऑफ, दिस इज 10 की पावर -6। 0.5 को 1/2 लिखेंगे और 1/2 की पावर जब 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। अब ये 1/8 क्या होगा, ऊपर पलट के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर में हटा रहा हूँ ना अब इसको, इसकी तो जरूरत अब है नहीं, हो गया क्वेश्चन, बाय बाय। हम अब आंसर के एंडिंग में आने वाले हैं, तो ये सब हटा के यहाँ पर बस सॉल्व करते हैं। तो फाइनली ई सेल जो हमारा निकल रहा है ये है 1.41 माइनस 0.06/6 लॉग ऑफ 8 इंटू 10 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, -6। वेरी सिंपल। तो प्यारे बच्चे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये तो 0.01 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -6। तो व्हेन आई सॉल्व दैम, इसको सॉल्व कर लीजिए लॉग की वैल्यू लगा के, सिंपली लॉग m इंटू एन है ना, तो भैया इसको लॉग m इंटू एन लगा के सॉल्व करो। चलो कर ही लेते हैं क्या, लॉग अगर 8 इंटू 10 की पावर -6 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 8 अलग हो गया प्लस 10 लॉग ऑफ 10 की पावर -6, क्यों, क्योंकि पता है लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो यहाँ से लॉग 8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.90 प्लस 10 की पावर -6 सामने आ गया और लॉग 10 की वैल्यू होनी है 1। तो फाइनली व्हेन यू सॉल्व दैम आप पाएंगे -5.10। तो यहाँ पे रखिएगा, तो दिस इज 0.01 इंटू -5.10, सॉरी हाँ 5.10, 5.1, फिर क्या लिख दे रहा हूँ मैं, 5.1। तो ये हो गया 1.41। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5.1 में 10 की पावर -2 मतलब 0.01 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 0.051, रख दीजिए 1.461 वोल्ट। ये आपका फाइनली क्या आ गया, ई सेल की वैल्यू आ गई। ठीक, तो चीज़ें आराम से सॉल्व कीजिए, हमेशा आंसर आएगा, किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है और एकदम घबराने की जरूरत भी नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन बन रहा है। लिटरली चीज़ें सिंपली डील होते चले जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये था पूरा हमारा नर्स्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कई बार ना जो आपको सेल दिया जाता है उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, H+ से H2 बन रहा है, तो याद रखिए जब भी हाइड्रोजन आएगा ना तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से पुकारा जाता है। और उसको हम स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बेस लाइन का वर्क करता है।
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट होती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहे जिसमें जैसे अभी मैं जिंक से कॉपर कर रहा था, जिंक और कॉपर अर्थ है, मान लो आयरन और हाइड्रोजन आ जाए, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आप क्या लेंगे? 0, चाहे रिडक्शन का हो चाहे ऑक्सीडेशन का हो, सिंपल। तो वैसे सवालों में भी आप आराम से E0 सेल ला सकेंगे और E सेल भी ला सकेंगे। NCERT की बुक में एक बाकायदा क्वेश्चन बना हुआ है, मे भी शायद चैप्टर 3 है, तो 3.5 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा इसी पे बेस्ड है कि आपको ई सेल नास्ट इक्वेशन को यूज़ करके क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा एक और नया टॉपिक इसी में हम लोग आज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बात ही हमारी आज की क्लास की स्टार्ट हुई थी गिब्स फ्री एनर्जी से। तो गिब्स फ्री एनर्जी को चलो हम एक बार और रिकॉल कर रहे हैं। हमने अभी वही पढ़ा था कि डेल्टा जी इज नथिंग बट डेल्टा जी नॉट प्लस ऑफ 2.303 RT log ऑफ QC। ये मैंने पहले भी लिखा था लेक्चर के स्टार्टिंग में भी। ये कहाँ के लिए होता है? ये एनी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के लिए वैलिड है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, प्यारे बच्चे एक काम कीजिए, आप ना जब इक्विलिब्रियम पे आते हैं, जब आप बात करते हैं किसकी? इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम पे याद रखिए जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता, डेल्टा जी 0 होता है। और आपको एक और चीज पता है, इक्विलिब्रियम पे जो QC होता है वो किस नाम से पुकारा जाने लगता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के नाम से। और ये KC से बड़े फेमिलियर रहते हैं आप लोग। भैया KC से फेमिलियर रहते हैं, QC को हम जानते नहीं है, कंफ्यूज होते हैं QC क्या है, QC क्या है करके। है सब कुछ QC, बट एट द केस ऑफ इक्विलिब्रियम यही QC क्या कहा जाता है? KC। और इसको तो जानते ही हो, KC KP लास्ट ईयर पढ़ो केमिकल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ डेल्टा जी की जगह पे 0 लिया जब मैं इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हूँ। डेल्टा जी नॉट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दिस इज 2.303 RT। QC की जगह पे अब हम क्या पुट कर दिए? KC। एक काम कीजिए, इसको यहाँ लाइए, तो जब ये इक्वल की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2.303 RT log ऑफ KC। या ऐसा कह सकता हूँ कि डेल्टा जी नॉट इस, अब ये माइनस उधर चले गया, 2.303 RT log ऑफ KC। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को नीट में पूछ चुका है ना, बस आपको क्या किया था? प्लस माइनस में कंफ्यूज बस किया था और कुछ नहीं, सिंपल। प्यारे बच्चे इसमें एक चीज खास रहेगी, ध्यान देना कि ये तो गिब्स फ्री एनर्जी का स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉर्मूला आया किसके टर्म्स में? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में। हमने पहले से एक और चीज पढ़ा हुआ है कि जो डेल्टा जी नॉट होता है वो E0 सेल के अगर टर्म में अगर चाहिए तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक। तो ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशनों को कंपेयर करूं तो मैं इस डेल्टा जी नॉट की जगह पे ये पूरा पार्ट ला के रख रहा हूं। दिस इज -NF इंटू E0 ऑफ सेल इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ KC। माइनस माइनस कैंसल हुआ, हमें मिलने वाला है E0 ऑफ सेल इज नथिंग बट दिस इज 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ KC। और आप सबको पता है ये जो इतना पार्ट आता है, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना स्टैंडर्ड कंडीशन पे चल रहा है ना अब तो, टेम्परेचर 298 केल्विन, और F की वैल्यू 96,500 कूलम। ये जब पूरा डाटा आप रखते हैं तो आपको हर बार कितना आता था? 0.0591 अपॉन n log ऑफ KC। तो ये E0 सेल और KC के बीच का एक सीधा सीधा रिलेशन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे रिलेटेड भी कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस में या बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जा ही चुके हैं। तो फॉर्मूले को कैसे जंबल करके एक फॉर्मूले को दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और उससे एक नया रिजल्ट पा लेना, मजा आता है इसमें, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए, एक अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड क्या दे रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC एंड डेल्टा जी नॉट। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना आएगा उसकी वैल्यू, उसके चेंज की वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। और आपको ऐसा कुछ रिएक्शन दिया है, रिएक्शन देने से हमको सीधे सीधे क्या मिलता है? n की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट आप सीधे से समझ पा रहे हैं n की वैल्यू, किसी एक साइड के टोटल चार्ज कंसिडर कर लो ना, तो n की वैल्यू कितना मिल चुकी है? 2 मिल चुकी है, बात खत्म। इधर भी 2 चार्ज है, इधर भी टोटल चार्ज कितने हैं? 2। तो 2 का एलसीएम में 2 ही आना है भाई, ठीक।
ई नॉट सेल आपको दिया है, वाह, एज अ गिफ्ट आपको ई नॉट सेल गिवन है। हमको क्या लाना है, तो हमको जो भी लाना है, हम तो रिलेशन जानते हैं ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में कि ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, दिस इज 0.0591 अपॉन एन ऑफ लॉग ऑफ केसी होता है। ये बात तो हमने अभी अभी पढ़ा है। डाटा पुटिंग का काम करना है। ई नॉट सेल की जगह पे 1.05 इक्वल टू दिस इज 0.0591 डिवाइडेड बाई एन की जगह पे कितना पुट करें, 2 पुट करें, लॉग के सी। तो एक काम कीजिए, यहाँ हो जाएगा 1.05, ये पॉइंट है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591 इक्वल टू क्या हो गया, लॉग के सी। इसका मतलब जो के सी आएगा ना, वो के सी क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो वो, अच्छा चलो एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, ये है लॉग के सी। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना, वो 35.53 के अराउंड, उसके आसपास आने वाली है। ठीक, अब उसके आगे भी होगी कुछ, हमको उससे लेना देना नहीं है। ये लॉग केसी की वैल्यू है। हमको क्या चाहिए, हमको तो केसी चाहिए, मतलब केसी क्या आ जाएगा, केसी आ जाएगा एंटी लॉग 35.53। अब देखो, लॉग और जो एंटी लॉग होते हैं, ठीक, उसके लिए हम लोग लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल यूज़ करते हैं। पर मैं आपको ना एक यूनिक सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं रहेगा, उसमें मैं आपको लॉग, एंटी लॉग, विदाउट लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल कैसे डिटरमाइन किया जाता है इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, वो आप उस वीडियो में देखिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना ऐसी कुछ नीड रहेगी तो। फिलहाल चलो हम लोग देखते हैं एंटी लॉग का मतलब ही क्या होता है। तो एंटी लॉग का मतलब ही होता है चीज़ों को 10 की पावर में डाल देना। तो दिस इज 10 की पावर 35.53। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसको क्या मैं जो 35.53 है, इसको 35 प्लस 0.53 लिख सकता हूं क्या? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। आपको एक चीज पता है कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n हमेशा x की पावर m प्लस n होती थी। इसका मतलब x की पावर m प्लस n को मैं x की पावर m और x की पावर n में सेपरेटली लिख सकता हूं। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। हम यहाँ पर 10 की पावर 35 को अलग कर दिए, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0.3 को अलग करेंगे। आया समझ में? तो आप यहाँ से देखिए 10 की पावर 35 को तो चलिए आप अलग कीजिए। ये 10 की पावर 0.5 अगर मैं मानता, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब ये √10 आता। √9 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। तो √10 की वैल्यू 3 से थोड़ी बड़ी होगी, 3.3, 3.4 कुछ तो होगी। ठीक है, बट यहाँ पर 0.5 ना होकर 0.53 है, इसलिए फाइनली जो वैल्यू होगी ना वो 3.3, 3.4, तो ये एक्चुअल में आ जाती है 3.38 के अराउंड। और ये आपका आ गया केसी का फाइनल वैल्यू। तो केसी की फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है? अराउंड 3.38 इंटू 10 टू द पावर 35। ठीक, ये केसी है। हमें सवाल में केसी के साथ एक और चीज पूछा गया, क्या डेल्टा जी नॉट। तो फिलहाल ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए। ये मैं रफ कर रहा हूं ना यहाँ पर। ठीक, तो चलिए हटा रहा हूं इसको। सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन और सिंपली डील हो गया। क्वेश्चन लग बड़े बड़े रहे पर बन रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कितनी आसान हो रही है चीजें। और यहाँ मैंने आपको एंटी लॉग को भी कैसे डील करना है वो भी बड़ा आसानी से समझाया। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। हम लोग डेल्टा जी नॉट को कवर करते हैं। तो इसके लिए भी आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है कि -NF इंटू ई नॉट सेल। n की वैल्यू आप जानते हैं 2 है, f की वैल्यू आपने हमेशा से ही याद रखी है 96500, और ई नॉट सेल क्वेश्चन में गिवन है 1.05। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको डेल्टा जी नॉट की सिंपली वैल्यू मिल जाएगी। कोई स्टूडेंट चाहता तो ये इक्वेशन यूज कर सकता था, कोई स्टूडेंट चाहता तो वो यहां से भी बना ही सकता था, वो चाहता तो यहां से ही बना सकता था। आपको केसी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 8.314 होती है, टेम्परेचर आप लोग को 290-80 केल्विन जनरली लेना रहता है। तो आप चाहते तो इससे भी बना सकते थे और या तो इससे ही बना सकते थे। ठीक, सॉल्व करने पे अराउंड 202.65 किलो जूल पर मोल के अराउंड आंसर आएगा। तो खैर वो देख लेना। ये था हमारा आज का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जिसमें हमने पूरे नॉट कॉन्सेप्चुअल, पूरे तो न्यूमेरिकल आज डील हुए हैं। तो हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ा और गिब्स फ्री एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट
इक्वेशंस को हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके अपने काम लायक एक दो नए इक्वेशन या नए रिजल्ट में जनरेट किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अच्छा, यहाँ गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट हो रहा है कंप्लीट, तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब इस चैप्टर का सेकंड सेशन में हम लोग एंट्री करेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखो, खूब पढ़ाई करो, इसको नोट भी कर लो और नोट बनाते चलो। ठीक है, हैव अ वेरी ग्रेट डे।